ओके, लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले तो हम लोग लुईस का लिमिटेशन देख लेते हैं। ना ही उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया, ना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच का डिफरेंस बताया। शेप नहीं दिया पॉलीएटॉमिक का, इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया लुईस ने। उसके बाद आया आपका वस्पर थ्योरी। वस्पर थ्योरी ने ज्योमेट्री दिया, लेकिन उन्होंने उनका लिमिटेशन ये था कि उन्होंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको, उस ज्योमेट्री को। ठीक है। उसके बाद आया आपको इन सारे चीजों को, ये जो लिमिटेशंस थे उनको सही करने के लिए आपके कौन आया, वीबीटी आया और एमओटी आया, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया और एमओटी आया। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो बेस्ड था किसके ऊपर, एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड सुपरपोजिशन। वीबीटी ने क्या डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव और मैथमेटिक्स दोनों ही डिस्कस किया था इन्होंने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो किसने दिया था, हिटलर और लंदन में। किसने, हिटलर लंदन ने। वीबीटी में हमारा ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है। क्या क्या बताया गया है, ओवरलैपिंग बताया गया है और हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है। देखो, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में अराइज होगा, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या तो खुद के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या तो दूसरे न्यूक्लियस या दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो और रिपल्सिव भी फोर्स अराइज होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। कह रहे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन फोर्स से, तभी जाके वहां पे ओवरलैपिंग होगा। और वहां पे बॉन्ड एनर्जी कैसी होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, तब जाके वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमारा किसने, वीबीटी ने हमें ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। जहाँ पे पहला बताया कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगा। और दूसरा ये कि सारी की एनर्जी एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, इक्विवेलेंट होगी। तीसरा ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्योर ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखते हैं ताकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो और क्या हो, स्टेबल कंपाउंड बने वहां पे। ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने पढ़ा, हिटलर और किसने किसने दिया था, हिटलर और लंदन ने दिया था। और ये हाइब्रिडाइजेशन आपके पाउलिन ने दिए थे, किसने दिए थे, पाउलिन ने दिए थे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन पूछे, इसका मतलब वो एसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि ये हमने तो इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर्स पढ़ लिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला है कि सारे ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो इन द वैलेंस शेल वो हाइब्रिडाइज होने चाहिए। सारे ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, हाइब्रिडाइज होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। और कह रहा प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा कि एक्साइटेशन एक्साइटेशन के बिना भी आपका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। वो यही बात करें कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल इज इज नॉट एसेंशियल, सॉरी नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो वो उसके बिना भी हो सकता है विदाउट एक्साइटेशन। फिर चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके बाद ये तो हो गया आपका। फिर आता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये किसने दिया था, टी फंड एफ फंड ने, आर एस मुलिकन ने। किसने, एफ फंड ने, आर एस मुलिकन ने ये दिया था। इनका पहला क्या स्टेटमेंट था, पहला था कि जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। दूसरा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल और कंपेरेबल एनर्जीज होते हैं और सिमेट्री उनकी सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो कैसा क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब कंपेरेबल एनर्जीज होगी और सिमेट्री होगी उनके बीच में। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, मोनोसेंट्रिक होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मतलब वहाँ पे काफी न्यूक्लियस होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बराबर, एटॉम देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे।
और वहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनके पास लेस एनर्जी होती है। वहीं पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ज्यादा एनर्जी होगी। और यहाँ पे 6th पॉइंट ये है कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो खूब खूब सारे न्यूक्लियाई वहां प्रेजेंट है उनके आसपास आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 7 पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं वो वो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और हुंड रूल फॉलो करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया यहाँ पे कि स्क्रॉडिंजर जो है वो सिर्फ आपके एप्लीकेबल थे एटॉमिक में, और इसीलिए वो मॉलिक्यूलर में एप्लीकेबल नहीं थे। तो वहां पे हमारे LCAOI फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये आए थे फॉर द इसके लिए मॉलिक्यूल के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो उनके पास जितनी कम एनर्जी होगी लो फॉर्मल चार्ज होगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वहां पे वो मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब उनके पास लो क्या होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, तब वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड में जो रिलीज एनर्जी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एब्जॉर्ब, तब जाके वो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। और यहाँ कह रहे थे a qualitative measure of the ability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice, not simply by achieving। देखो कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड में सिर्फ ऑक्टेट अचीव करने से वो स्टेबल नहीं हो जाता है, उसके स्टेबल होने का और भी मकसद होता है कि वो लैटिस फॉर्मेशन करता है। जब लैटिस फॉर्मेशन करेगा तो वो जाके आयनिक कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ये बात वही लिखी है। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है कि एक मोल NaCl सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसी को हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि K Q1 Q2 अपॉन R होता है ना, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ जो हम मेजर करते हैं वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मेजर करते हैं। और किस किस मेथड से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है ये आगे देखेंगे। देखो वंडरवॉल फोर्स भी क्या होता है, इसमें वंडरवॉल फोर्स में होता है कि हम लोग ओवरऑल साइज लेते हैं और वो भी वो नॉन बाउंडेड स्टेट में रहता है, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करता है। वस्पर थ्योरी तो हमें शेप ही दिए थे, तो वस्पर थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़े हैं, मतलब उसका हम लोग लिमिटेशन पढ़े हैं, लेकिन उसकी थ्योरी देख लेते हैं जो कि सिल्विक और पोवल ने दिया था। किसने, सिल्विक और पोवल। ये किस पे बेस्ड था, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये रिपल्सिव इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड था इलेक्ट्रॉन पेयर में। और फिर रिडिफाइन किया गया बाय नीलॉम एंड गिलेस्पी, किसके द्वारा, नीलॉम एंड गिलेस्पी। मेन पोस्टुलेट क्या था कि जो शेप थी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भले से वो चाहे बॉन्डेड स्टेट में हो चाहे नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता था। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जाहिर सी बात है रिपल करता है। कह रहा है देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई, उनके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से अपने पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। और वहाँ पे वो जो वैलेंस शेल होता है वो स्फीयर की तरह काम करता है ताकि वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव हो पाए और मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए।
और फिर वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो ट्रीट किया जाता है सिंगल बॉन्ड, मतलब वहाँ पे पाई बॉन्ड, मतलब अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एक सिंगल बॉन्ड की तरह। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का रोल होता है इसमें, वैलेंस बॉन्ड वस्पर थ्योरी में। फिर विद टू और मोर रेजोनेंस, अगर दो या दो से ज्यादा रेजोनेंस है तो हम लोग वहाँ पे वस्पर थ्योरी किसी के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो डिफरेंट एटम्स के लिए होता है। रेडियस ऑफ एटम कोर which is contact with core of adjacent atom in a bonded situation। कोवेलेंट रेडियस बॉन्डेड सिचुएशन में ही होता है, तो कोर से कोर की डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे पहले SON में होता है, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होता है। और यार इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी कॉर्नर पोजीशन नहीं ऑक्युपाई करते, हमेशा जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वही कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन को हमको मिनिमम करना है कैसे भी करके, तो फ्लोरीन जो होता है वो आपके कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। H2O जो होता है उसमें देखा जाए तो टू डेंसिटी आइस की जो होती है वो कम होती है। नियरेस्ट ऑक्सीजन दो होते हैं, हाइड्रोजन नियरेस्ट दो होते हैं, सेकेंड नियरेस्ट ऑक्सीजन कितने होते हैं, दो होते हैं, सेकेंड नियरेस्ट हाइड्रोजन कितने होते हैं, चार होते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन 6 होगा, टोटल ऑक्सीजन 4 होगा। एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है। क्या ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम सराउंड करते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो भी इक्वी डिस्टेंस पे वो नहीं होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी जो हाइड्रोजन एटम होते हैं 4, वो इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, बाकी जो 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। H3BO3 जो होता है, H3BO3 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां होता है। सो इनसोल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में, सोल्युबल हो जाते हैं हॉट वाटर में क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। CH3COH जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया जाएगा तो वो डाइमर बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और HCO3 माइनस की एच अगर HCO3 माइनस की HCO3 के साथ डाइमर बनाता है, अगर उसको इसमें डाल दिया जाए कि HCO3 तो वो डाइमर बना लेगा। ऐसी HCO3 माइनस को अगर हम लोग NaHCO3 के साथ डाल दें तो वो पॉलीमर बनाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि KHF2 कैसे टूटता है, डिसोसिएशन K पे प्लस HF2 फिर माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए ये टूटता नहीं है। वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। आयन डाइपोल सबसे ज्यादा, फिर डाइपोल डाइपोल उससे कम, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर लंदन फोर्स उससे कम होता है। फजान रूल क्या होता है, अब पोलराइजिंग होता है किसका, एनायन का, और डीपोलराइजेशन होता है किसका, चार्ज का। एनसीईआरटी की कुछ लाइन से इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा चार्ज होगा केटाइन पे उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। आयनिक बॉन्ड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। स्टेबल आपके बीएमओ वाले होते हैं एज कम्पेयर टू एबीएमओ। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहाँ पे लो एनर्जी होता है और वो स्टेबल होता है। ऐसे ही एबीएमओ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हाई एनर्जी होती है, अनस्टेबल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मैक्सिमम किसमें होता है, सॉलिड में होता है, तो आइस सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड वाटर में उससे कम, फिर सबसे कम इम्प्योर वाटर में हो जाता है। N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जीरो ही होता है, और N2 पे प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 पे प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा बहुत इसको याद रख लेना खुद से। उसके बाद देखो ये जो इतने वाले होते हैं ये होते हैं आपके OMO, मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले इतने होते हैं। और ये कहाँ तक, सिग्मा 2 p z, जहाँ से स्टार स्टार्ट हो जाए पाई स्टार वाला वो LUMO है, ठीक है। फिर बोरिक एसिड इन सॉलिड, बोरिक एसिड कह रहा है सॉलिड होता है। वेरियस BF3 जो था वो गैस होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि H3BO3 में क्या होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसलिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री किसमें होता है, आपके sp3d2 में, मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल में आपके 12 90 डिग्री होते हैं, कितने 12 होते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग
मॉलिक्यूल कौन होता है, H2 - 2 होता है। यहाँ पे देखो 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये तो नॉन एग्जिस्टिंग ही होगा। डेंसिटी जो होती है वो D2O की यहाँ पे ज्यादा होती है कंपेयर टू H2O। हाईएस्ट बॉन्ड सॉरी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें होता है, जिनॉन में होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिनॉन में होता है। नो चेंज इन पाई बॉन्ड वे किसमें होता है, C2, जो C2 - 2 में जाता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की चेंजिंग नहीं होती है। एसपी ऑपरेटिव जो होता है वो 14 या तो 14 से कम वालों के लिए एसपी ऑपरेटिव होता है, और उससे ज्यादा वालों के लिए नॉट एसपी ऑपरेटिव होता है। लिक्विफिकेशन अगर इनर्ट गैस है, इसका मतलब इनर्ट गैस क्या होता है, नॉन पोलर होता है, इसका मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल होगा। कह रहा है हैज बॉइलिंग सॉरी यहाँ पे कह रहा है हैज बॉन्ड एंगल लेस देन 98 डिग्री, 98 डिग्री से कम, तो ये pH3 में होता है, ये स्पेशल केस होता है, इसको याद रखना है। ड्रैगोस रूल होता है ना, तो इसलिए इसका जो होता है pH3 में ये 90 डिग्री से कम हो जा मतलब 90 डिग्री हो जाता है, तो 98 से कम मतलब pH3 आंसर होगा। यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे इतनी मल्टीपल ग्रुप लगे हैं, इसी वजह से 109 डिग्री से वो ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ आपके किस में होते हैं, FON में होते हैं, HI में तो लगेंगे नहीं। कोवेलेंट नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किस में होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, कह रहा नॉट ऑल मतलब किसके अंदर इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं है, तो वो ClF3 होता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देख लेना। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होता, हाईली डायरेक्शनल नहीं होता, हाईली डायरेक्शनल जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होता है। DRR3 जो होता है मॉलिक्यूल द लोन पेयर क्यों ऑक्युपाई करता है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन, ताकि मिनिमाइज कर पाए इसके लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज कर पाए। बॉन्ड लेंथ आपकी बेंजीन की ज्यादा होती है कंपेयर टू इथाइन, क्योंकि बेंजीन में आपके पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं और इथाइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये MOT से बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, ये तो आप लिख ही सकते हो। देखा जाए तो CN माइनस का ज्यादा है, माइनस फिर प्लस फिर 0 फिर NO। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेलुलोज में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। बॉन्ड लेंथ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। और हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में मैक्सिमम होता है, गैसियस में मिनिमम होता है। और आयनिक बॉन्ड क्या इन्वॉल्व करता है, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। और यहाँ पे देखो कह रहे कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड है हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके पास कैसा फोर्स होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो वो किस में होता है, BE4C में, डायमंड और SiC मतलब कोवेलेंट वाले जितने होते हैं मॉलिक्यूल जाइंट कोवेलेंट वाले, उसमें आपके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इस क्वेश्चन में CO2 और Si2 कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है बॉन्ड एनर्जी किसका, H2 का, वो कितना हो जाएगा, B - A हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा कौन सा है जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो B2H6 जो होता है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। किसमें 90 डिग्री कह रहे थे, IF5 में 90 डिग्री कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोग रिपल्शन करेंगे और 90 डिग्री से वो कम हो जाएगा, इसलिए 90 डिग्री कोई सा भी नहीं है। कह रहा CuSO4.5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे, तो 1 ही होंगे, सिर्फ कितने 1। और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो होता है वो डिकम्पोज नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अल्कलाइन मेटल देखो, जैसे सल्फेट आ गया, बाइसल्फेट आ गया, मतलब अगर कोई हैवी हैवी एटम्स आ गए तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, और वहीं पे जैसे फ्लोरीन OH ये सब आ गए तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। लोएस्ट एनर्जी ऑफ SO3 कहाँ पे होगा, जिसमें लोन पेयर आपका मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी होगा। कौन सा है जो स्टेबल नहीं है, तो SI
Cl6 - 2 स्टेबल नहीं होता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो इजी हैं। उसके बाद सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम अभी को बताया कि ये लोग और ये एक याद रखना है, डिकम्पोज नहीं करते ना ही कोई ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब वही सिंपल सा हो गया। फोर्स आयनिक और वाटर है तो इसमें क्या होगा, आयरन डाइपोल फोर्स होगा। बॉन्ड हाइबर साइकिल आपके डिटरमाइन करते हैं लैटिस एनर्जी। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है, HF में होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा AlF3 का होगा, ये समझ में आ रहा है, AlF3। फिर ये Mg पे +2 हो जाएगा, सॉरी Mg पे कितना, हाँ Mg पे +2 हो जाएगा और Na पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका सबसे ज्यादा, फिर इसका सबसे कम, फिर इसका सबसे कम। अगर वही कह रहा है कि ऑन हीटिंग Na2CO3, अगर हम Na2CO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो कोई भी ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, इसलिए आंसर नन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, जिसके अंदर क्लोरीन सबसे कम होगा वो मोस्ट पोलर होगा, मतलब बना के भी देखोगे स्ट्रक्चर तो वही होगा, मोस्ट पोलर सबसे जिसमें कम होगा क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिकम्पोज, तो Na2CO3 नहीं डिकम्पोज करेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बस वर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, पेयर पूछा है। और CCl4 कह रहा मोर कोवेलेंट होता है LiCl से, क्यों, क्योंकि मोर पोलराइजेशन होता है किसमें, CCl4 में। डिक्रीजिंग पोलराइजेबल आयन, जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो पोलराइजिंग आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट के। इसका मतलब कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, है ना। कह रहा आयनिक कंडक्टिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा, जाहिर सी बात है CS+ में सबसे ज्यादा होगा। नॉट डिकम्पोज, कौन सा डिकम्पोज नहीं करेगा, K2CO3 नहीं डिकम्पोज करेगा। फिर यहाँ देखो IF4 प्लस का शेप कैसा होता है, शी-शॉ होता है, यही को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसमें क्या है, गलत क्या है, यही कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट होता है, मिनिमम एक्सटेंट नहीं, तब जाके वो स्टेबल बनेगा। TX और TY में आपके 90 डिग्री होते हैं, कितना होगा, TX TY में 90 डिग्री होते हैं। आयनिक पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज में, चार्ज अपॉन साइज के। और क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो ऑलवेज उनके पास नोडल प्लेन होता है, क्या होता है, नोडल प्लेन। इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज ऑलवेज नोडल प्लेन, देयर इज ऑलवेज नोडल प्लेन। तो अगर यहाँ पूछे कि टू नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन, तो किसमें होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले में होगा। और दो पूछा है तो वो एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल हो जाएगा। लुइस एंड कॉजल ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था किसके ऊपर, इन्होंने वैलेंस बेस्ड इनर्टनेस बताया था नोबल गैस का, कि लुइस ने बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब जाके वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था। G.N. लुइस अमेरिकन केमिस्ट थे। कर्नल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। लुइस का पोस्टुलेट क्या था, कि लुइस पोस्टुलेटेड एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, उनका यही पोस्टुलेट था कि वो स्टेबल ऑक्टेट पाए, तब जाके वो, अगर वो स्टेबल ऑक्टेट पा गए तब जाके वो, सॉरी कह रहे वो स्टेबल ऑक्टेट पाने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आया, केमिकल बॉन्ड किस लिए बनाते हैं, स्टेबल ऑक्टेट पाने के लिए, ऐसा कहना था लुइस का, जैसे कि NaCl में हाई डेल्टा En हेलोजन एंड हाई डेल्टा Et इसका अल्कली, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली, सॉरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली, वो किससे सेपरेटेड होते हैं, नोबल गैस से सेपरेटेड होते हैं। कह रहे बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन लगता है तब जाके वहां पे बॉन्ड बनता है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और फिर जो इलेक्ट्रोवैलेंस है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन आयन। जैसे अब इनमें पे क्या है, प्लस है, इसका मतलब वन, वहां पे वन क्या नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंस हो गया, तो इसका मतलब वही होगा। हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ ले तो उसको याद रखना है। लैम्यूर ने कोवेलेंट बॉन्ड को बताया था। ऑक्टेट रूल बाय लुईस एंड कोजल ने दिया था। और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे ए से बी जा रहा है, इसका मतलब बी, बी इधर एरो है तो इसके पास नेगेटिव आएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या सिर्फ पॉजिटिव होगा। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? आयन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितना इजीली वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेते हैं। ठीक है। और लैटिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव एनर्जी चेंज ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन गेन। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नेगेटिव एनर्जी चेंज है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन मेटल होता है और एनायन में नॉन मेटल होता है। एक्सेप्शन है NH4, क्योंकि उसमें N और H दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यार हमने ये आगे बताया कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। लैटिस एंथैल्पी में ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। The solid crystal being 3D, it is not possible to calculate lattice enthalpy directly from interaction and repulsion only। कह रहा है लैटिस एंथैल्पी को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिपल्शन और अट्रैक्शन के बेसिस पे। उनके उनके पास भी बहुत सारे, लैटिस एनर्जी के पास भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग उस फैक्टर से उसको हम लोग निकालते हैं। बॉन्ड एंगल को भी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN होता है। ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो I2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, ऐसे HI बीच में घुस जाता है F2 और Cl2 के, और फिर यहाँ पे N2 और O2 भी है, घुस जाते हैं। अब मान लो, चलो इसको तो तुम देख लेना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में, जैसे अगर हम लोग पहला दो बॉन्ड है, साइड से बात है, दो बॉन्ड है OH का, दोनों की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है। वो इसलिए क्योंकि पहले देखो, फर्स्ट मान लो हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, जो पहले वाला तोड़ते हैं बॉन्ड, बॉन्ड, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। जब हम लोग पहले वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला। मान लो अब पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक में हम लोग एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। और यहाँ पे कह रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के पास क्या होती है, सेम बॉन्ड ऑर्डर होती है। जैसे F2 हो गया, O2-2 हो गया, इनके पास सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वही कह रहा है। CO3-2 और CO2 में 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। H2 लगभग 1.85 डिवाइड रखता है। म्यू किसका ज्यादा होता है? NH3 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। पॉइजन रूल क्या होता है? फॉर कीटायन ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, ट्रांजिशन मेटल के लिए पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, चाहे नोबल गैस हो, चाहे टिपिकल अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसमें होती है? आपकी ट्रांजिशन मेटल में होती है। मिसकंसेप्शन क्या है, कुछ है, जैसे कि कैनोनिकल को कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं माना गया है, कोई, और कह रहा है नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है कैनोनिकल फॉर्म के बीच में, और कोई भी कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता है, कुछ फ्रैक्शंस में भी नहीं एग्जिस्ट करता है, और उसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से भी हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो रेजोनेंस वाले में जो कैनोनिकल वाला होगा उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, इसलिए वो कम स्टेबल होता है। और रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड एनर्जी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, जैसे ये क्यों लिखा हो कि रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड, इसलिए देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ई सिंगल बॉन्ड का 148 दिया गया है, डबल बॉन्ड का 121 pm दिया गया बॉन्ड लेंथ। जब इसको हम लोग, ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, हम जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी जो हमारी लेंथ आई इन दोनों की, वो आई दोनों का एवरेज 128 pm आया। कितना? 128 pm आया। तो वही कह रहा है।
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो इन अपोजिट टू कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। जो मतलब हम लोग लेते हैं इन मैथमेटिक्स वगैरह, तो ये इसके अपोजिट होता है कन्वेंशन में। जैसे यहाँ पे इस वैल्यू एरो पे इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, लास्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। लोन पेयर इज लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम। अब जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम पे ही तो लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं। ईच बॉन्ड पेयर शेयर्ड बिटवीन एटम, एज अ रिजल्ट लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऐसा करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई करता है ज्यादा स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस पर प्रेडिक्ट क्या किया था? ज्योमेट्री किसका? पी ब्लॉक का, एक्यूरेटली किसका? पी ब्लॉक का उन्होंने अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। तो Vosper theory regarding effect of electron pair repulsion on molecular shift is not clear। कि जो वो थियोरेटिकली बेसिस पे ना वॉस्पर थ्योरी पूरी तरीके से वो अपना थियोरेटिकली नहीं बता पाए थे वॉस्पर थ्योरी को, बस इतना जान लो। म्यू सबसे ज्यादा HF का ज्यादा होता है, उससे कम HCl, मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है आपका डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे म्यू किसका? जाहिर सी बात H2O का ज्यादा होता है, तो यहाँ पे वही लिख लो कि यहाँ ये लिख लो कि जो बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर वीबीटी एक्सप्लेन किया था हमें क्या? शेप फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन्होंने शेप फॉर्मेशन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बताया था किसका? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ओवरलैप कह रहा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइन और डायरेक्शन किस में, किस ओरिएंटेशन में उसको रखा गया उस पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे कह रहे साइन का मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज है, साइन का मतलब चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। और कह रहे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम किसमें होता है? आपके सॉलिड्स में होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, 3D 4s 4p और 3s 3p 3d में इनके पास कंपेरेबल एनर्जीज होता है, तो इनके बीच तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन 3p या 3d या 4s में इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। LCU क्या था? अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कैन एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन। देखो बताया गया कि वेव मैकेनिक्स में एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वेव फंक्शन की तरह, जो कि क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेव का वो एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन कह रहा है जो मॉलिक्यूल्स को हम लोग उससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट के लिए इसलिए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए LCAO आया। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी होता है दो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का, हाउएवर रिमेन सेम, मतलब एनर्जी जो होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब कि जैसे ये दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है वो इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी से सेम होता है। तो वही कह रहे हैं कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, और कन्वेंशन के हिसाब से उन्होंने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना है। और कह रहे कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट। सिग्मा सिमेट्रिकल होता है, पाई अनसिमेट्रिकल होता है। पाई BMO मतलब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, दोनों अबव और बिलो दोनों ही के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। वहीं पे पाई स्टार BMO के पास नोड होता है, क्या होता है? नोड होता है बिटवीन न्यूक्लियाई, नोड होता है बिटवीन न्यूक्लियाई। या ये HF के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और उन F और E ये वाले क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं डॉटेड फॉर्म वाले। फिर कॉस क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का? कॉस ये होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है बाकी और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड